अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स जो कि केपीके की बुक के चैप्टर नंबर 18 इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें बुक में पेज 295 पे हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि पेपर पैटर्न के मुताबिक किसी भी बोर्ड में उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पोर्शन हैं ग्रेड 12 कि जो आपको सेक्शंस आते हैं बी और सी वगैरह, उसमें अलग से ये पोर्शन आते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आंसर करना ताकि आपको इसमें मुकम्मल मार्क्स मिलें, पूरे मार्क्स मिलें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के तौर पे खुद तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक खास हद तक प्रिपरेशन ज़रूर हो जाती है। और एवरेज स्टूडेंट अगर सिर्फ इनको भी तैयार कर लें तो उनका अच्छा पेपर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखें, आप बुक को सामने रखें, केपीके बुक पेज 295 पे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए पहले। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ वुड द एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस। तो एक इमेजिन की जा रही है सिचुएशन जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लिमिट कर दी गई 50 मीटर पर सेकेंड में। तो 50 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो एवरीडे लाइफ में हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स किस तरह के होंगे। तो देखें, उसमें एक तो ये कि नंबर 1, नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन अचीव 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड अचीव नहीं कर सकता कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, इससे पीछे पीछे ही उसकी स्पीड रहेगी। अब अगर वो इससे पीछे की स्पीड में भी बहुत हाई स्पीड गेन कर लेता है, तो फॉर एग्जांपल एट 40 मीटर पर सेकेंड देयर वुड बी ह्यूज इंक्रीज इन मास। तो आप क्योंकि 40 मीटर 50 के काफी क्लोज है, तो उसको काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज इन मास फील होगा। नंबर 3 आप लिख सकते हैं कि इफ अ पर्सन travels at 45 meter per second for few hours and his or her family remains at rest, यानी एक पर्सन घर से निकला, वो काफी देर 45 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल करता रहा, फिर वो वापस आया और बाकी उसकी फैमिली रिमेन्स एट रेस्ट, then he or she would be much younger as compared to their family. फैमिली मेंबर्स की निस्बत उसकी एज, वो यंग हो चुका होगा, यानी ऐसे इवेंट्स ऑब्जर्व होंगे। तो आप इसमें से काफी सारी चीजें जो आपने वो पढ़ी हैं उसको आप लिख सकते हैं। एक टाइम डायलेशन से हमने लिख लिया, एक इंक्रीज इन मास से हमने लिख लिया इवेंट। तो सबसे पहले तो ये कि कोई ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव ही नहीं कर सकता। तो इस तरह की और चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, some stars are observed to be reddish and some are blue. Which stars have the same higher surface temperature? Explain. Question number 2. Stars looks reddish or blue. तो इनमें से हाई टेम्परेचर किसके? गौर से देखें, since we have एक इक्वेशन है हमारे पास, लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, ये कांस्टेंट की ये मींस फार्मूला हमने इसमें पढ़ा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो अब इसमें आप देखें तो टेम्परेचर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा। तो अब अगर किसी की भी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। सिंस लैम्डा रेड is greater as compared to lambda blue, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर से ज्यादा होती है, therefore टेम्परेचर ऑफ रेड वो लेस हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ ब्लू स्टार। तो रेड स्टार का टेम्परेचर कम होगा और ब्लू स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इस फार्मूले की मदद से आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is, if the photoelectric effect is observed for one matter, can you conclude that the effect will also be observed for another metal under the same condition? तो आंसर इसका नो। अगर एक मेटल के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, या इसको आप यूं आंसर करते हैं कि ऑल मेटल्स, all metals have different work function values और threshold frequency values, उनके लिए as आइंस्टाइन वाली इक्वेशन आप उसमें लिख दें कि HF जो फोटोन है वो वर्क फंक्शन प्लस HF नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। Where F naught is threshold frequency different for different metals। तो मुख्तलिफ मेटल्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए एक ही मेटल वाली फ्रीक्वेंसी तमाम जगह पे काम नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, डज अ लाइट बल्ब एट टेम्परेचर 2500 केल्विन, एक लाइट बल्ब टंगस्टन फिलामेंट का 2500 केल्विन उसका टेम्परेचर है, प्रोड्यूस अ वाइट लाइट एज द सन एट 6000 केल्विन। तो जो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है क्या वो सेम है? वैसे ही टेम्परेचर ऑफ 2500 केल्विन प्रोड्यूस एज वाइट अ लाइट एज द सन एट 6000 केल्विन। तो इसको हम देखें इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। सिंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टीफन्स फार्मूला के मुताबिक सिग्मा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के इक्वल होती है, तो उससे हमें पता लगता है कि 2500 केल्विन का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन सन के टेम्परेचर से बहुत कम है। जब उसकी फोर्थ पावर पे हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बन जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि देयरफॉर while having 2500 Kelvin temperature would have very less intensity of light as compared to sunlight। इसमें एक चीज ज़हन में रखें स्टूडेंट्स, देखें मैं जितने भी आंसर अभी तक दे रहा हूँ उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे आपको फार्मूले की रिक्वायरमेंट हो वो फार्मूला जरूर लिखें। फार्मूला लिखने से आपको जो फायदा होता है वो ये कि आपके मार्क्स की डिडक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में ना होने के बराबर हो जाती है। तो आप देखिए रीजन भी हम साथ दे रहे हैं, उसकी जितनी एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो भी दे रहे हैं और उसके साथ फार्मूला भी दे रहे हैं। तो फार्मूले की हेल्प से अगर आप आंसर देंगे तो फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
Question number 5 is a beam of red light and a beam of blue light have exactly the same energy. Which light contains the greater number of photons? एक रेड लाइट बीम है, एक ब्लू लाइट बीम है, किसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है? इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका ये है कि सिंस एनर्जी का फार्मूला है Hg और नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए आप इसी फार्मूले को यूं लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स E is equal to NH। तो आप ये देखें कि अगर रेड और दूसरा कलर कौन सा दिया है इन्होंने, रेड और ब्लू है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि ये ER कर देते हैं, ये भी FR कर देते हैं और NR कर देते हैं। और ब्लू के लिए इसको ब्लू की एनर्जी, नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन्स, मैक्स कांस्टेंट के साथ ब्लू नहीं लिखना, और ये ब्लू की फ्रीक्वेंसी। अब गौर से देखें, सिंस रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस, किसके मुकाबले में? ब्लू के। ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। क्यों? सिंस energy of red is equal to energy of blue, therefore number of red photons क्या होंगे? वो ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन्स के, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसके ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स कलेक्ट होके एनर्जी डेवलप करेंगे उतनी ही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। आप यूं कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि एक गिलास का वजन आपके पास दो सेक्शन है, दूसरी के बराबर कर दें, तो एक क्लास में जो है वो हैवी लोग हैं, तो उनमें से उन्होंने सपोज 1000 केजी पूरा करना है, तो वहां से जो है वो 10 बच्चे लाए मोटे मोटे, तो वो उन्होंने 1000 केजी पूरा कर दिया। दूसरे में कम है, अब पूरा इन्होंने भी 1000 केजी करना है, तो यहाँ पे 20 बच्चे लाने पड़े, तो यहाँ के बच्चों की तादाद बढ़ा देंगे उनके बराबर वजन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कम है तो इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे और ब्लू के फोटॉन्स कम कर देंगे, तो आखिर में आंसर नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Why must the rest mass of photon be zero? रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्यों जीरो होना चाहिए? समझ लें, आपको शॉर्ट से मेथड से सिखाते हैं कि why rest mass of photon is zero। सिंस हम फोटॉन के लिए ये मैथ वाली इक्वेशन यूज, m नॉट इक्वल्स टू m अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। अब ये लिखी किसके लिए गई है? फॉर फोटॉन। तो फोटॉन की स्पीड क्या होती है? फोटॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है, तो उसमें v की जगह भी c पुट करेंगे, m अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, सिंस फोटॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट ही है, तो c स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 इज 0, सो मास इनटू 0 0, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। इसी से प्रूव हमने कर दिया कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लाजमी बात है हमारी जितनी लाइट की रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं वो गलत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7। Why don't we observe Compton's effect with visible light? Visible light से Compton's effect क्यों नहीं observe होता? Question number 7. As there is condition, वहाँ पे एक condition है Compton effect। वो condition क्या है? HF energy of photon must be greater than 2m naught c square, greater than or equal। ये एक कंडीशन लगेगी, और ये एनर्जी कितनी है? ये एनर्जी जो है वो अमाउंट इसकी बन जाती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप रीजन अब हम देखते हैं कि ये तो कंडीशन है, इस कंडीशन को कॉम्पटन इफेक्ट के लिए पूरा करना पड़ता है। एज देयर इज कंडीशन फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, ये शामिल कर दें इसके साथ। सिंस visible light photons, जो visible light के photons हैं, are less energetic
उनकी एनर्जी इतनी नहीं होती, आर लेस एनर्जेटिक एंड दे कुड नॉट fulfill basic condition of compound effect. तो वो compound effect की basic condition को पूरा नहीं कर सकते. Therefore, with visible light, compound effect is not possible. या आंसर देना है, इसके लिए कंडीशन भी साथ दे दी. देखें फार्मूला भी अभी तक जितने आपको आंसर दिए हम फार्मूलों को यूज कर रहे हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में आए. क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हिच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम इक्वल. Question number 8. दोबारा क्वेश्चन सुन लें. If an electron and a proton have the same de Broglie wavelength, which particle has greater speed? तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? गौर से देखें. de Broglie wavelength का फार्मूला है lambda is equal to h over p. p की जगह mp. तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये इक्वेशन लिखते हैं. फॉर इलेक्ट्रॉन lambda E equals to h over m e v e, and for proton के लिए भी यही इक्वेशन लिखते हैं. lambda E equals to h over m p v e. अब देखिए हमें इसमें से जो चीज गिवन है वो क्या है, दोनों की वेवलेंथ इक्वल है. lambda E is equal to lambda p, ये गिवन है. क्वेश्चन में ही उन्होंने कह दिया कि ये ऐसे ही. अब जो चीज हमें मालूम है वो क्या है, वो ये कि सिंस mass of electron is less as compared to mass of proton. इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है. तो फिर स्पीड के लिए इनको इनवर्सली अल्टरनेट करना पड़ेगा कि जहां पे मास कम है वहां पे उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि कम है तो देयरफॉर इसकी स्पीड ज्यादा लेंगे और प्रोटॉन की स्पीड कम होगी. ये आपका आंसर है. इसी कंपैरिजन क्योंकि उसी तरह का कंपैरिजन बन गया, एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है. तो जब आप इलेक्ट्रॉन का मास कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन तो फिर इसकी स्पीड ज्यादा होगी ताकि वो इस चीज को फुलफिल कर सके कि इक्वेशन में इक्वल वैल्यूज आए और दोनों की वेवलेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए. क्वेश्चन नंबर 9. An electron and a proton are accelerated from rest through the same potential difference. Which particle has the longer wavelength? आगे भी डी ब्रॉगली वाली इक्वेशन से ही सॉल्व होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है. तो which particle has the longer wavelength? Question number 9. Since de Broglie wavelength formula is h over mv, आप डायरेक्ट लिखते हैं जैसे ये वाला. अब इनको अब हमने रिप्लेस करना है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन से. वो कैसे? सिंस चैप्टर नंबर पहला चैप्टर जो था आपका 11 वहां से कि EV नॉट QV Q del V से इज इक्वल टू काइनेटिक. ये वहां पे आपने फार्मूला पढ़ा था कि एक्सेलरेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो देते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट चार्ज पार्टिकल को देता है. यहाँ से अब हम इसके लिए ये करें कि 2 को इस तरफ ले आए. 2 V नॉट मैं पहले लिख रहा हूँ E इक्वल्स टू mv स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मास 2 mv नॉट E इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर. mv इसको स्क्वायर रूट दे दें. 2 mv नॉट E इक्वल्स टू mv स्क्वायर रूट ले लिया इसका. तो अब आपकी इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं. पुट इक्वेशन 2 इन 1.
तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिलेशन आ जाएगा वेवलेंथ h ओवर अंडर रूट 2 m v नॉट। दोबारा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये दो इक्वेशंस में कन्वर्ट होंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई h ओवर 2 m e v नॉट और चार्ज तो सेम, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर इसके ऊपर फॉर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, फॉर प्रोटॉन वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा 2me v नॉट e, इसी तरह प्रोटॉन पे भी चार्ज सेम होता है, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। तो अब दोबारा क्वेश्चन पढ़े, क्या पूछा है, an electron and a proton are accelerated from rest through the same potential difference, which particle has the longer wavelength। अब देखें इनमें सिर्फ फर्क किस चीज का, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों की सेम, दोनों जगह पे सेम वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह पे सेम वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों जगह पे सेम वैल्यू, चार्ज में फर्क नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास में फर्क होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मास कम होने की वजह से वेवलेंथ ज्यादा होगी, यहाँ मास ज्यादा होने की वजह से इसकी वेवलेंथ कम होगी। सिंस mass of electron is less than mass of proton, therefore lambda of electron is greater than lambda of proton। ये आपने आंसर आखिर पे इसका दे। तो इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन हमें ज्यादा करनी पड़ी, उसकी वजह ये थी कि पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन को साथ लेके हमने चलना था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा अपने पास लिख के कॉपी भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, Why ultraviolet radiation is harmful? Important question है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। Why ultraviolet radiation is harmful to skin while visible light is not? तो बहुत आसान सा आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। Since ultraviolet radiations have very much greater frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, हेंस एनर्जी एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। देयरफॉर एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल से ज्यादा है, देयरफॉर इट इज वेरी मच हार्मफुल टू आवर स्किन, और इसीलिए इससे अल्ट्रावायलेट से डैमेज भी होती है स्किन। जिन मुल्कों में ये प्रॉब्लम है जैसे कनाडा वगैरह में या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे यूवी का एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो अपनी स्किन को सेव करने के लिए सन ब्लॉक्स लगाते हैं, सन ब्लॉक्स की क्रीम्स मिलती हैं वो लगाते हैं। वो बॉडी पार्ट्स जो एक्सपोज होते हैं, ना भी एक्सपोज हो तो पूरी बॉडी पे आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि कपड़ों से अल्ट्रावायलेट ने रुकना नहीं है। इसी तरह जो आप अम्ब्रेला वगैरह भी लेते हैं, वो भी वहाँ पे यूवी की अम्ब्रेलाज जो हैं वो अलग से मिलती हैं, तो वो आपको लेके जाना पड़ता है। यूवी के हैट्स भी मिलते हैं, तो वो आपको लेके बाहर धूप में निकलना पड़ता है, तब आप वहाँ पे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ये समझ आ गए होंगे, और इनको आप तैयार करें और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मार्क्स लेंगे।